जीत कहते हैं पाकिस्तान ने पहले 10 माह में रवा माली साल के 25.2 अरब डॉलर की बरामदात की हैं और 57.4 अरब डॉलर की दरामदात की हैं। एक कमोडिटी एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो 32 अरब डॉलर से ज़ायद का ट्रेड डेफिसिट है और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से ये फाइनेंस करना बहुत मुश्किल है। जितनी रिमिटेंसेज आती हैं ट्रेड डेफिसिट को तो पूरा कर लेंगे, लेकिन कर्ज़ों पर अदायगी के लिए फिर दोबारा हम IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB इनके दरवाज़ों पर खड़े होते हैं या दोस्त मुल्कों से कहते हैं कि कुछ फ़ंड्स हमारे रिजर्व में रखवा दो, पैसे नहीं है हमारे पास। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान के खारजा, और शहजाद सलीम साहब, चेयरमैन निशात ग्रुप। तो इनसे ये दोनों सवाल पूछूंगा, एक तो टैक्स रेवेन्यू का भी और एक बरामदात का भी। शहजाद साहब, पहले बरामदात का जिक्र हुआ है तो पहले आप ही जवाब दे दें। पाकिस्तान से बरामदात बढ़ नहीं पाती और जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी हम 3 माह 6 माह के बाद दोबारा IMF के पास होंगे एक नए प्रोग्राम के लिए। जी नदीम साहब, थैंक यू। बेसिकली तो हमारी कोई सीरियस डिस्कशन है नहीं इस सब्जेक्ट पे कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी और इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये तो कैजुअल डिस्कशंस होती रहती हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक द पावर्स टू बी आर कन्विंस्ड कि शायद एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती। तो इट सीम्स लाइक कि डिस्कशन कहीं और अब जा रही है कि शायद IT की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी या कोई आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर देंगे, बट कोई सीरियस थॉट प्रोसेस मैंने देखा नहीं है इसमें कि इट इज़ नॉट अ मैजिक कि ये 2 दिन में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसके लिए तो बैठ के कोई प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, 5 साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, हमारी कंपेटिटिव एज किस चीज़ में है, हमने क्या एक्सपोर्ट करना है, वो कैसे एक्सपोर्ट होगा, क्या दुनिया में हम वो एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं। तो आई थिंक वी आर अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स इन माई ओपिनियन। अगर नहीं बढ़ती तो दोबारा IMF। देखिए, IMF का इशू ये है कि आपके पास इस वक्त जो फॉरेन डेट है उसमें मेचोरिटी इज़ अ मेजर कंसर्न जिसकी हम बात नहीं करते। आपका सारा डेट जो है वो शॉर्ट टर्म मेचोरिटी में है। शायद आपकी डेट की ड्यूरेशन टोटल 5 6 7 साल हो और ये डेट को IMF से लेके भी मसला हल नहीं होगा जब तक हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। एंड रीस्ट्रक्चरिंग डजंट मीन डिफ़ॉल्ट, इट मीन्स दैट यू हैव टू हैव अ लॉन्गर टेनर और लॉन्गर टेनर एक सस्टेनेबल डेट होता है। अभी तो पाकिस्तान का फॉरेन डेट सस्टेनेबल ही नहीं है, उसकी मेचोरिटी इतनी शॉर्ट है, तो इस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं हो रही। और मेरे ख्याल में मेचोरिटीज़ को स्ट्रेच आउट करना, इस पर गुफ्तगू करना कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मिफ्ता साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इन दोनों इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। अगर बरामदात नहीं बढ़ती सर, FDI भी नहीं आ रही, तो फिर IMF तो अगले प्रोग्राम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। इसमें कोई मेरे जहन में कोई भी इबाम नहीं है कि हमें अगले IMF का प्रोग्राम में हम जाना पड़ेगा और अगर यही हमारा तेवर रहे तो उसके बाद एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कोई भी हमने ऐसी इस्लाहत नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हो। आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे खत्ते में तो बिजली सबसे महंगी है, लेकिन थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया से भी महंगी बिजली है, इंडोनेशिया से भी महंगी बिजली, इन तमाम ममालिक से महंगी गैस है, इन तमाम ममालिक से ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं और इन तमाम ममालिक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो कोई सेंस नहीं है कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़े। आप शहजाद सलीम साहब को बुरा भला कह, आप काम नहीं करते, आपको एक्सपोर्ट्स नहीं आता, लेकिन सच्ची बात यह है कि शहजाद साहब जब जाते हैं बैन अवी मंडी में तो इनको पूरी दुनिया के लोगों से compete करना पड़ता है। उनकी सस्ती हो, उनके इंटरेस्ट रेट सस्ते हों, उनके गैस सस्ती हो, उनका पॉलिसी रिजीम में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस ना हो, तो शहजाद साहब compete नहीं कर सकते। और इसी वजह से पाकिस्तान में देखें, हम एहसन इकबाल साहब ने 60 बिलियन का प्लान बनाया था एक्सपोर्ट्स का, लेकिन हर साल एक्सपोर्ट्स कम हो रही है और एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP तो हम 15 साल से कम कर रहे हैं। सच्ची बात यह है नदीम भाई कि हमने अपने मुल्क को एक रेमिटेंस कंट्री बना दिया है। जो गरीब मुल्क होते हैं कि जिसके अंदर म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, थोड़ा सा फिलीपींस हो गया, कि जिसके अंदर रेमिटेंस आते हैं कि भाई हम बच्चों को बढ़ा करके बाहर भेज दें, वो $200-400 अपनी माँ को, बीवी बच्चों को भेज दें, बस उस पर हमारा गुजारा होता है। आप देख लीजिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नहीं है। $25 बिलियन पिछले जो साल से भी वापस कम है करना। जी। मिफ्ता साहब, जो शहजाद साहब ने कहा कि हमारा जो डेट प्रोफाइल है एक्सटर्नल डेट का वो भी प्रॉब्लमेटिक है, वो सारा शॉर्ट टर्म है, 5 6 साल में मेच्योरिटीज ड्यू हैं, तो वो कहते हैं इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा। देखें,
जो अभी हमने पेंडा बॉन्ड दिया है मार्केट में, और उससे पहले जो हमने 3 साल की मेच्योरिटी का बॉन्ड दिया है यूरो बॉन्ड में, अब पाकिस्तान का इस वक्त कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो चीन से हमको लोन मिलते हैं वो थोड़ी सी पॉलिटिकल बेसिस पे मिलते हैं। जो सऊदी अरब से लोन मिला है ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल बेसिस पे लोन मिला है। अदरवाइज तो आपको पता है कि हमको कोई लोन देता नहीं। हमारे पास वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन हैं, उनकी अपनी फिक्स मेच्योरिटीज होती हैं, उस पर दिए जाते हैं। हमारे पास कोई बैंकों से या यूरो बॉन्ड के इतने लोन्स नहीं है जिसकी हम मेच्योरिटी को एक्सटेंड कर दें। हमारे पास चाइनीज सीपैक के लोन्स हैं, वो पावर प्लांट्स आपने लगा लिए थे एक्सटर्नल वायबिलिटी करे बगैर कि इतने सारे प्लांट्स एक साथ आ जाएंगे तो हम कैसे सर्विस कर सकेंगे, वो नहीं कर सकते। हम वहाँ पे कोई 200 बिलियन यूनिट बिजली के बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बनाते 100 बिलियन है और उतना ही बेचते हैं। तो हमने बिजली महंगी रखी हुई है, 46 रुपए की बिजली हम घरेलू बेचते हैं, जो आदमी 18 रुपए की बिजली खुद लगा सकता है सारिफ। तो आपने कोई टू पार्ट प्राइसिंग नहीं करी, कोई वेरिएबल कॉस्ट के करीब प्राइसिंग नहीं करी, हमने कोई ऐसी चीज नहीं करी। हमने गैस जो है वो महंगी कर दी पाकिस्तान के अंदर। हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करी कि जिसपे हमने किसी का हाथ पकड़ाओ कि चलो यार तुमको हम 3 साल के लिए देते हैं, तुम एक्सपोर्ट करो। हमने तो कहीं, तो हम एक्सपोर्ट कम से कम हो रहा है। और मैं सच्ची बात है कि खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल के हों या दीगर चीज़ों के हों, कि जो अब भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर। बैन अवी मंडी के अंदर जो जिस तरह दुनिया काम करती है, मेक इन इंडिया की एक तहरीक चलाई हुई है मोदी साहब ने, दीगर लोगों ने, हम तो उधर कहीं करीब पे नहीं पहुंचते उनके। अच्छा शहजाद सलीम साहब, इंडिया का तज़किरा किया है इन्होंने। इंडियन रुपी जो है मेरे ख्याल में कोई 96 के करीब पहुंच गया टू ए डॉलर। काफ़ी ज़्यादा इस क्राइसिस के अंदर उसकी कीमत में कमी आई है। तो पाकिस्तान की मार्केट में अभी हमें बता रहे हैं मिफ्ता साहब के पूरे इस रीजन में सबसे ज़्यादा बिजली की रेट, सबसे ज़्यादा गैस की रेट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, और रुपया हमारा वो जो आपका वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का फार्मूला, उसके मुताबिक वो भी पहले से उसको कमज़ोर करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, वैसे मैं उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, मुझे उसके नतीजे में बरामदात बढ़ती कभी नज़र नहीं आई हैं। लेकिन आपका एनालिसिस इस सारी तजिए सारी चीज़ों के ऊपर चाहता हूँ। नदीम साहब देखिए, बात यह है कि ये जो करेंसी की डीवैल्यूएशन है ना, ये मेरे या आपके पसंद करने से या नापसंद करने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैथमेटिकल चीज़ है। आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त बांग्लादेश, इंडिया, सब मुल्कों से ज़्यादा है। यूएस डॉलर और पाक रुपी का जो इंटरेस्ट रेट है, ट्रेडिशनली पाकिस्तान में 8% का डिफरेंस होता है, और अगर आप पिछले 15 साल में उठा के देख लें तो इतनी ही एवरेज डिवैल्यूएशन है। अब जो लोग कहते हैं कि जी हमने ये डिवैल्यूएशन नहीं होने देनी, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं जब आप रुपये में 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं और डॉलर के साथ आपने पैक किया हुआ है। जिन मुल्कों ने पैक किया हुआ है, जैसे अबू धाबी का दिरहम है या हांगकॉन्ग डॉलर है, अगर आप उनका इंटरेस्ट रेट निकाल के देखें तो वो एग्जैक्टली यूएस डॉलर के इंटरेस्ट रेट के साथ चलता है। सो हम मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़ कब तक जा सकते हैं? और एक्सपोर्ट बढ़ने का इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है सर। बात यह है कि आपकी इंपोर्ट घटेगी अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट ठीक हो जाएगा, तो आप इंपोर्ट भी तो घटाना चाहते हैं ना। आप इस वक्त इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं बाय कीपिंग एन आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रुपी, या आप इंटरेस्ट रेट घटा दीजिए। वो जब आप घटाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब यहाँ इन्फ्लेशन तो हो रही है मोस्टली फ्यूल रिलेटेड, बिकॉज आपकी बिजली महंगी हो रही है। तो आपके फूड आइटम का इंटरेस्ट रेट से, एक्सचेंज रेट से क्या ताल्लुक़ है? तो मुझे तो ये कोरिलेशन समझ नहीं आती, और ना जो लोग कह रहे हैं वो समझा पाते हैं। लेकिन वो बज़द है कि पाकिस्तान में रेट 250 रुपये होना चाहिए डॉलर। आप 250 तो छोड़ें सर, जिस स्पीड पे ये जा रहा है ये 270 पे होगा, तो आपकी एक्सपोर्ट और ड्रॉप होगी, आपका एक्सचेंज पे और प्रेशर पड़ेगा। और वर्सेस अगर आप इसको रियल एक्सचेंज रेट पे ले जाएंगे तो आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी, अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स महंगे हो जाएंगे, और जो चीज़ें वाइबल नहीं होंगी लोग नहीं इंपोर्ट करेंगे, या लोकल उसकी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो एक्सचेंज रेट को इस तरह कंट्रोल रखना, और ये कहते हैं जी कि हमने कंट्रोल नहीं किया, फ्री मार्केट है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आज आप पाकिस्तान में इंपोर्ट बुक नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ों की एलसी नहीं खोल सकते, स्टेट बैंक का बहुत टाइट कंट्रोल है। तो हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक ये इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का मैकेनिज़्म मार्केट बेस्ड नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये हम एनॉमलीज क्रिएट करते जाएंगे। और एक नदीम साहब मैं बात और बताऊँ, इन्होंने मिफ्ता साहब ने बहुत सारी बात, मिफ्ता साहब सिर्फ इस पे राय ले लें एक्सचेंज रेट के ऊपर। मिफ्ता साहब, एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में ये माजी के अंदर बहुत दफ़ा तजर्बात किए गए, बड़ी मैसिवली हम रिडक्शन भी करते रहे एडजस्ट करने के लिए अपनी बरामदात को और एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को। बरामदात ऊपर नहीं जाती हैं, इंपोर्ट को टेम्परेरीली हम कंट्रोल करते हैं, फिर वो बाद में वहीं खड़ी होती हैं। क्या करना चाहिए? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के।
तो देखिए, हमने कभी भी डिवैल्यू इसलिए नहीं किया कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। हम तो डिवैल्यू उस वक्त करते हैं जब एकदम हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता ये रूमर आ जाती है कि अब पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, लोग जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है, दुबई में पैसा भेज रहे हो, बाहर पैसा भेज रहे हो, ब्रोकरों में पैसा रख रहे होते हैं, तब जाके हम जो है वो फिर डिफॉल्ट डिफॉल्ट से बचने के लिए डिवैल्यू करते हैं। तो 4-5 साल जो है वो आप 8-8% डिवेल्युएशन कम नहीं करते, और फिर एक साथ 40-50% करने, फिर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप डिफॉल्ट का रिस्क हो जाता है तो वो अलग मोमेंटम हो जाता है, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा डिफॉल्ट करना पड़ता है। अब जब आप डिवैल्यू करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड सैलरी के लोग होते हैं उनकी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं। तो गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है। इसीलिए पाकिस्तान में आप देखें कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई है, ख़ास तौर पर गरीब लोगों के अंदर। तो हमको डिवैल्यू में नहीं, मैं फेवर में हूँ कि डिवैल्यू हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारा इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा है और दुनिया भर में इन्फ्लेशन कम है, तो हमको कोई चांस नहीं है माँ सिवाय इसके कि करेंसी हमारी ओवर वैल्यूड हो रही है। आप इसको इस नजरिए से देख लें कि आपने $3 अरब की गाड़ियां इस साल इंपोर्ट की हैं, पहले 10 महीने में $300 मिलियन की पिछले महीने गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं। अब आप चाइनीज गाड़ियां मंगवा रहे हैं, इधर 2-2 ढाई-ढाई करोड़ रुपए की बड़ी अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, और यहाँ पे जो है आप अफोर्ड नहीं कर सकते डॉलर, आपको एक तरफ से बाहर आपको एक एक डॉलर जरूरी है, आप $3 बिलियन की नई गाड़ियां चाइनीज मंगवा के बैठे हुए हैं। सो हमको ये भी सोचना है ना कि भाई आप क्या, जो जो शहजाद साहब ने बात की कि आप क्या इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। सो अब आप ये करते हैं कि आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन आप ये करते लेकिन हैं कि मिफ्ता स्टेट साहब, ये बैंक तो बहुत हौच पौच किस्म की इकोनॉमिक्स है ना हमारी। हम इंटरेस्ट रेट भी ऊपर हैं, बिजली में भी ऊपर हैं, गैस में भी ऊपर हैं, एक्सचेंज रेट को भी मेंटेन करना चाहते हैं, नीचे नहीं गिराना चाहते, बरामदात भी चाहते हैं बढ़ जाए, इंपोर्ट्स भी चाहते हैं तो कम हो सर जाए, हो कुछ भी नहीं रहा हमसे। तो ये कैसे सर ये होगा? सर देखिए, ये दो ख्वाहिशें जो है ना कि आपका एक्सचेंज रेट भी अप्रिशिएटेड रहे और बरामदात भी बढ़ जाए, ये दो ख्वाहिशें एक साथ पूरी नहीं हो सकती। और इसके साथ अगर तीसरी ख्वाहिश ये भी डालें कि दरामदात भी कम हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें इसलिए क्या करते हैं हम कि स्टेट बैंक को, खास स्टेट बैंक अब मजबूर है तो सही कर रहा है कि वो स्टेट बैंक जो है वो एलसीआं खोलना रोकता है, कि कभी इसकी एलसी रोक देता है, कभी उसकी एलसी रोक देता है। अब अनकरीब मेरे ख्याल से इस बजट के बाद शायद गाड़ियों पे कुछ रोक टोक होगी, और मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम द थिंग इज कि एक हमको देखिए, हर हर मतलब ये 4 साल का एक्सपेरिमेंट करा, 2013 से 2017 में किया, 2005 से 2008 में किया, ₹40 का डॉलर रखा, फिर ₹60 का गया, ₹60 का रखा, फिर एक दिन में ₹80 का गया, फिर ₹100 का रखा, ₹150 का गया, ₹150 का रखा, 200-250 रुपए का हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से मतलब हमको शायद ये सबक सीख लेना चाहिए कि थोड़ा सा अगर मार्केट के अंदर आने आगे पीछे करने दें उसको, मार्केट के हिसाब से चलते रहें। और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ये पुराने गुनाह हैं, जो 2013 से 17 में हमने बहुत ज्यादा कर्ज दे अच्छा, लिया था, और जो हमने चाइनीज ये पावर प्लांट्स लगाए, इनकी पेमेंट्स इतनी ज्यादा है कि स्टेट बैंक 8-9 आप ही की बिलियन हुकूमत डॉलर ने ज्यादा, सर किया था ये गुनाह। जो भी किया हो, सर लेकिन हमने लास्ट ये मिनट है, शहजाद सलीम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, शहजाद साहब। भाई। सर मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो फिनोमेना है ना, पुरानी बातों में तो अब कुछ नहीं रखा, बेसिक मैथमेटिक्स के ख़िलाफ़ तो हम जा नहीं सकते। दूसरी बात है कि ये जो टैक्सेशन का रिजीम है ना यहाँ पर, इसमें एक चीज़ जो रह गई वो ये विदहोल्डिंग टैक्स है। पूरी दुनिया में वैल्यू एडेड इंडस्ट्री सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे चलती है। अब यहाँ हर ट्रांजैक्शन पे 4, 5, 6, 7% तो आप टैक्स काट के गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देते हैं। तो कोई ट्रांजैक्शन वायबल ही नहीं रहती जो कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्री है। और मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइज तो तबाह हो गई बिकॉज ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टिंग टैक्स रिजीम। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको रीथिंक करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो वी हैव टू रीथिंक आवर डेवलपमेंट बजट वेरी सीरियसली। अगर हम ये डेवलपमेंट बजट पे भी खर्च सर करना हम चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक सर सिस्टम आप में हुकूमत को हमारी मौका यू नो दें। वो शहबाज साहब तो कहते थे ना कि वो कपड़े बेचने को तैयार हैं, वो कपड़े उतार लेंगे, क्योंकि 40% तो वो सैलरीड क्लास को टैक्स करते हैं, कोई 50-60% वो इंडस्ट्रीज़ को, कपड़े बड़े उतर चुके बिजनेसेस को हैं। टैक्स करते हैं। तो अल्लाह पाक रहम करे। वो अब तो सारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में जो कुछ ये कर रहे हैं उससे भी अल्लाह ताला रहम ही करे पाकिस्तान।